हेलो एवरीबॉडी, मैं संदीप जांगेड़े हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो हम पेपर की शुरुआत करते हैं वो शुरुआत है हमारी 2015 के पेपर को। देखो 2015 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने जो बाकी जो 4 पेपर सोल्व किए थे 2019 के अंदर भी सोल्व किए थे, उसके बाद 2018, 2017, उसके बाद 2016 का हमने सोल्व किया था। कुछ क्वेश्चन जैसे 3-4-5 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसी का आपको लैंग्वेज मतलब चेंज करके उस क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। तो हम उनको भी बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपको रिपीट हुए, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और जो हमने अभी जो करंट में हमने जो 2019 का बात की थी, उसके बाद 18 की बात की थी, 17 की बात की थी, जो हमने पेपर सोल्व किए थे उनके अंदर काफ़ी क्वेश्चन है हमने वो सोल्व भी किए थे, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि यदि मैं एक आपको जैसे आपको आंसर बता दे दूँ तो आपको क्या करोगे, आप जैसे उसको मतलब एजिट कैजिट आप मतलब आंसर वापस प्रैक्टिस नहीं करोगे आप, ठीक है। तो इसलिए आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखवाने के बाद में जो क्वेश्चन को आपको मतलब जिनके ऑप्शन की ज़रूरत है वो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको इतना भी बता रहा हूँ कि हिंट में मैं आपको दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो आज जो हम शुरुआत करते हैं वो 2015 का जेट का पेपर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो 2015 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन ये 2-3 बार हमने रिपीट किया था और मैंने आपको लास्ट जो हमारा 2016 का जो पेपर था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि फिनोल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तनु बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के साथ उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको जब भी कहा था कि फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड जब भी आता है इसका मतलब वहाँ पे किसका फॉर्मेशन बता रहा है, बेकेलेट की बता रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, पहला है बेकेलाइट, दूसरा है फोरॉन, तीसरा है टेफ्लॉन, चौथा है क्लोरिटॉन। क्या होगा, क्लोरिटॉन, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। तो फिनोल प्लस में फॉर्मेल्डिहाइड ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बेकेलाइट बनाते हैं। और बेकेलाइट की यूज मैंने आपको बता दिया था कि बेकेलाइट का हम यूज किसके अंदर किया जाता है, जो अपने स्विच वगैरह जो बनाते हैं वो स्विच वगैरह बनाए किसके द्वारा जाते हैं, बेकेलाइट के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन है ये भी हमने बात की थी कि एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर डिफरेंस करने के लिए हम किसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, कीटोन इनमें डिफरेंस करना है, डिफरेंस का मतलब अंतर करना है, ठीक है। तो उस अंतर करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारे पास में लुकास रिएजेंट का। लुकास रिएजेंट आपको याद रखा है, कंसंट्रेशन HCl निर्जल अनहाइड्राइज्ड ZnCl2 को अपन क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट कहते हैं। उसके बाद 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल को अपन इसका ऑर्डर भी कहा था मैंने, कहा 3 डिग्री एल्कोहल फास्ट रिएक्शन देता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है हमारे पास में बेयर रिएजेंट, ठीक है, बेयर रिएजेंट। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में, वो थर्ड ऑप्शन है हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। और फोर्थ है ऑप्शन हमारे पास में टोलेन रिएजेंट, टोलेन रिएजेंट, ठीक है। तो हमने जब क्लास ऑनलाइन जब क्लास की बात की थी, हमने क्लास वीडियो रिकॉर्ड किए थे, ठीक है। तो उस टाइम मैंने आपको कहा था कि टोलेन रिएजेंट के बारे में मैंने बताया था, फेलिंग रिएजेंट के भी बारे में मैंने बताया था, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने क्या कहा था कि जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंस करते हैं, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड क्या करेगा, ये तो टोलेन के साथ में रिडक्शन करेगा, ठीक है। लेकिन जो कीटोन है ये कीटोन नहीं करता, किसके साथ में, टोलेन के साथ में रिएक्शन नहीं करता। फेलिंग विलेन की भी सब हमने सेम बात की थी कि एल्डिहाइड तो फेलिंग विलेन के साथ में रिएक्शन करता है लेकिन कीटोन नहीं करता। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने का काम कौन करता है, टोलेन रिएजेंट करता है। देखो टोलेन रिएजेंट होता क्या है ये भी आपको स्पेशली याद रखना है, ठीक है, इसके बारे में। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर्मेल्डिहाइड कि हमारे पास में फॉर्मेल्डिहाइड, इस फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स ले रखा है, ठीक है। और इस फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ विक्रिया करा रहा है। अब विक्रिया करवा के इसने कहा कि एक तो बनता है मेथेनॉल, एक तो बनेगा मेथेनॉल, और मेथेनॉल के साथ में बनता है सोडियम फॉर्मेट। क्या बनता है, सोडियम फॉर्मेट बनता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, ये क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है। तो हमने काफ़ी बार ये डिस्कस किया है। पहला इसका नाम है क्लेमेंसन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, याद रखा, क्लेमेंसन अपचेन, इसके रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कैनिजरो, ये आपको मैंने फिर से बता दिया, कैनिजरो, ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। कौन सी कैनिजारो विक्रिया होती है,
क्या प्रोडक्ट बनता है, आपको याद रखना है। तीसरी है वुड्स रिएक्शन, यह भी इम्पोर्टेंट है, वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। फोर्थ जो हम बात करते हैं, फोर्थ हमारे पास है डी ऑप्शन है, और नोवेन चल अभिक्रिया, ठीक है, नोवेन चल अभिक्रिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये है कि फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स आपको दे रखा है, ठीक है। ये फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक तो बनाता है मेथिनॉल, दूसरा यहाँ पे क्या बना रहा है, सोडियम फॉर्मेट बना रहा है, ठीक है। तो याद रखना इसी एक ही अभिक्रिया के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन भी हो रहा है, इसी अभिक्रिया के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड का हमारे पास में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो अपन इसको रिडॉक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस अभिक्रिया का नाम पूछा गया, ठीक है, कि इस अभिक्रिया का नाम क्या है। तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, क्लेमेंसन भी इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो भी इंपॉर्टेंट है, और वुड से रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको कि मतलब फॉर्मेल्डिहाइड एक तो बना रहा है एल्कोहल, दूसरा यहाँ पे क्या बना रहा है, सोल्ट बना रहा है, क्या बना रहा है, सोल्ट बना रहा है। तो एल्कोहल प्लस सोल्ट कौन से अभिक्रिया में बनता है वो आपको नाम यहाँ पे बताना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एसिटिक एसिड, ठीक है, ये एसिटिक एसिड है, इसको P2O5 की प्रेजेंस के अंदर इसको हीट किया जाता है। तो इसके दौरान प्रोडक्ट क्या बनेगा वो प्रोडक्ट आपको बताना, ठीक है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन मैथिल एसीटेट, फर्स्ट ऑप्शन है मैथिल एसीटेट। सेकंड ऑप्शन है हमारा एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड, सेकंड ऑप्शन एसिटिक अनहाइड्राइड। थर्ड जो ऑप्शन है हमारा वो है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। और जो फोर्थ है वो है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि P2O5 का काम क्या है। P2O5 का काम है H2 के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है, निर्जली कारक के रूप में काम करता है। और निर्जली कारक वो होते हैं जो क्या करते हैं, H2 के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालते हैं। अब मेरे को यहाँ पे से एसिटिक एसिड से मेरे को H2 का मॉलिक्यूल्स बाहर निकालना है, इसका मतलब हमको एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स कितने चाहिए, 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, ठीक है। अब 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको क्या करना है, एक एसिटिक एसिड ऊपर रख लो, एक आप नीचे रख लो, उसके साथ में आपको H2 को बाहर निकालना दोनों मॉलिक्यूल से, और बाहर निकालने के बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है वो प्रोडक्ट आपको बताना है, ठीक है। तो आपको मैंने कहा है P2O5 किसके रूप में काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है, निर्जली कारक के रूप में ये काम करेगा। अब निर्जली कारक का मतलब H2 का मॉलिक्यूल्स अपन को बाहर निकालना है। H2 का मॉलिक्यूल्स बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना है, एसिटिक एसिड के कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2 की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो आप इसको प्रोडक्ट का नाम बताना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी थोड़ा सा अच्छा है, काफ़ी क्वेश्चन ऑर्गेनिक से यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, ए को आइडेंटिफाई करना है। ये है ए, ये अभिक्रिया करता है HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ में, नाइट्रस एसिड के साथ में ये अभिक्रिया करता है, ठीक है। और अभिक्रिया करने के बाद में इथाइल एल्कोहल बनाता है, इथाइल एल्कोहल बनाता है, और इथाइल एल्कोहल के साथ में ये N2 गैस भी देगा, क्या देगा, N2 गैस भी बाहर निकालेगा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये ए क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है पहला एनिलीन, एनिलीन C6H5NH2 एनिलीन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में डाई इथाइल एमीन, सेकंड ऑप्शन है डाई इथाइल एमीन, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन है एसिटामाइड, थर्ड ऑप्शन है एसिटामाइड, ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में इथाइल एमाइन, ठीक है। ये हमारे पास में, ठीक है। अब इनमें से आपको ए बताना है कि यहाँ पे ए क्या होगा जिससे ये नाइट्रस एसिड के साथ में अभिक्रिया करेगा, और नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया करके एथिल एल्कोहल देगा,
ठीक है। और उसके साथ में यहाँ पे N2 गैस, नाइट्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो इन चारों में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे ए क्या हो सकता है, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, ICAR एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है, नीट एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, कि हमको यहाँ पे फिर से आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि यहाँ पे ये बोला कि इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन, ठीक है, इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, किसके साथ बता रहा हूँ, क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ, प्लस में कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास इसके साथ में अभिक्रिया करेगा, ठीक है। और अभिक्रिया करने के बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बताना आपको, ठीक है। देखो हम बात करते हैं एथाइल एमाइन, इसका मतलब ये कौन सा एमीन है, 1 डिग्री एमीन, कौन सी है, 1 डिग्री एमीन, ठीक है। इसका मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में कि ये प्रोडक्ट के रूप में देगा इथाइल आइसोसाइनेट, क्या देगा, इथाइल आइसोसाइनेट देगा, ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर सेकंड कि ये कह रहा है कि ये इथाइल नाइट्रेएमीन देगा, इथाइल नाइट्रेएमीन देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे कि ये बोल रहा है कि ये इथाइल एसिटामाइड देगा, ऑप्शन नंबर सी है कि इथाइल एसिटामाइड देगा। और ऑप्शन नंबर डी कि ये कह रहा है कि ये देगा इथाइल आइसोसाइनेट देगा, इथाइल आइसोसाइनेट देगा, ठीक है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि 1 डिग्री एमीन है, ये टेस्ट भी एक टाइप को, और इस टेस्ट का अपन कहते हैं कार्बिल एमाइन टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और जब कार्बिल एमाइन टेस्ट की हम बात करें तो 1 डिग्री एमीन स्पेशली क्लोरोफॉर्म कास्टिक पोटास के साथ में यह विक्रिया करके, याद रखा, आइसोसाइनेट बनाएगा, क्या बनाएगा, आइसोसाइनेट बनाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, एथिल आइसोसाइनेट बनेगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने फिर से आपको रिपीट कर दिया, याद रखा कि कार्बिल एमाइन टेस्ट है, स्पेशली यूज करते हैं अपन 1 डिग्री एमीन्स के लिए, और वहाँ पे क्या बनता है, आइसोसाइनेट वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में, प्लस में कास्टिक पोटास के साथ में, ठीक है। इस टेस्ट को अपन क्या कहते हैं, कार्बिल एमाइन टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। कौन देगा, स्पेशली देता है 1 डिग्री एमीन, बनेगा क्या, आइसोसाइनेट, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखो लास्ट 2016 के अंदर भी हमने कराया था, ठीक है। क्वेश्चन ये कि टोलुइन, ठीक है, ये हमारे पास में टोलुइन है, C6H5CH3, इसको टोलुइन कहते हैं, ठीक है। इस टोलुइन की अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया यहाँ पे मैं करा देता हूँ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में, ठीक है। एनहाइड्रस क्या है, AlCl3 के साथ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया इसका नाम है FCR, क्या है, FCR, फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण है। इसका मतलब एडिशन यहाँ पे कौन सा होगा, एल्किल ग्रुप का यहाँ पे एडिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें से ये पूछा गया है, मतलब ये उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। हमने उल्टा ये किया है कि यहाँ पे टोलुइन बनेगा, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन ये है इस टाइप से कि मतलब A प्लस B, ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, AlCl3 के साथ, एनहाइड्रस की प्रेजेंस AlCl3 के साथ में, और प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे बना रहा है टोलुइन, क्या बना रहा है, टोलुइन बना रहा है, ठीक है, ऐसे टोलुइन बना रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, इस रिएक्शन का नाम है FCR, क्या है, FCR, फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे A क्या हो सकता है, यहाँ पे B क्या हो सकता है। A और B को आपको आइडेंटिफाई करना है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं टोलुइन, ठीक है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, एनहाइड्रस AlCl3 वो काम करता है लेविस एसिड के रूप में, ठीक है। और लेविस एसिड वो होते हैं जिनके पास में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी, इसका मतलब लेविस एसिड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये काम करता है इलेक्ट्रोफाइल को बनाने का, क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, या फिर कार्बोकैटायन बनाएगा। कार्बोकैटायन क्या करेगा, फिर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद में हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बनता है, टोलुइन बन रहा है। तो आपको A और B यहाँ पे बताना, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ पहला, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि यहाँ पे C6H6 प्लस में CH4, मतलब बेंजिल प्लस मेथेन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है
कि ये बेंजीन प्लस में मेथिल क्लोराइड हो सकता है, मेथिल क्लोराइड हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये बोल रहा है कि ये बेंजिल क्लोराइड, ठीक है, प्लस में मेथेन हो सकता है, ये कह रहा। ऑप्शन नंबर डी कि ये कह रहा है कि ये बेंजिल क्लोराइड, ठीक है, और प्लस में मेथिल क्लोराइड हो सकता है। तो आप इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है जो FCR देता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की, और फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर कौन सा यहाँ पे टोलुइन बनाता है। तो आपको ए और बी को दोनों को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। इस अभिक्रिया को अपन कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन इसके ऊपर हमने लगा दिया NO2, इसको अपन क्या कहते हैं नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम के अंदर ये क्या कर रहा है रिडक्शन कर रहा है अपचयन हो रहा है, ठीक है। और एसिडिक मीडियम में अपचयन होने के बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको बता रहा है, ठीक है। मतलब नाइट्रोबेंजीन अम्लीय माध्यम के अंदर अपचयन होकर कौन सा उत्पाद बनता है ये आपको बताना, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में नाइट्रोसोबेंजीन, पहला ऑप्शन है नाइट्रोसोबेंजीन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ पे एनिलीन, सेकंड ऑप्शन कौन सा सकता है एनिलीन, ठीक है। फिर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में फेनिल, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमिन, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमिन, ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन हो सकता है कि यहाँ पे बेंजीन, क्या हो सकता है बेंजीन है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखा जो नाइट्रोबेंजीन है तो इसमें नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप जब रिडक्शन होगा अपचयन होगा तो अपचयन होने के बाद में किस में चेंज हो जाता है ये एमीन ग्रुप के अंदर ये चेंज हो जाता है NH2 ग्रुप में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ पे एनिलीन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बोर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या, यदि बोर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या रेडियस R1 है तो तीसरे कोष के लिए त्रिज्या R2 है तो R1 बटे R2 क्या होगा। मतलब दोनों का अनुपात बताना है कि R1 बटे R2 दोनों का अनुपात क्या होगा। तो आपको देखो मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, आपको डायरेक्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है R बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉन इंटू N² बटे Z, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे Z दोनों के लिए क्या रहेगा सेम, पहले के लिए भी सेम है दूसरे के लिए भी सेम है, ठीक है। N के बाद आपको N का वैल्यू आपको एक बार तो पहला 1 रखना है, ठीक है। दूसरी बार कितना रखोगे 3 रखोगे। इसका मतलब 2 का रेशियो है R1 बट्टी R2 है, तो इसका मतलब 0.529 क्या होंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जब कैंसिल आउट है Z भी यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके N² के। अब 2 का आप रेशियो बना लो R1 बट्टे R2 इक्वल में N1 बट्टे N2 का होल स्क्वायर कर देना, ठीक है। इससे आप क्या निकाल सकते हो दोनों का रेशियो निकालना, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति की व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या किस नियम के आधार पे की जाती है वो आपको बताना, ठीक है। देखो इसको मैं ऐसे आइडेंटिफाई करते हो। नाइट्रोजन की हम बात करें, नाइट्रोजन का मतलब एटॉमिक नंबर कितना है 7, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2 2s2 2p3 ये होगा, ठीक है। अब इसके अंदर मतलब 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है। 2s के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है। p के अंदर 3 कक्षक होते हैं px py जिनकी एनर्जी क्या होती है एक समान होगी, तो तीनों में एक इलेक्ट्रॉन क्या है एक है, ठीक है। अब इसी के अंदर बता रहा है यही क्वेश्चन का है कि नाइट्रोजन के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये किस नियम के आधार पे इसकी व्याख्या की जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि पाउली का अपवर्जन नियम से, पाउली का अपवर्जन नियम, एक्सक्लूजन लॉ ऑफ पाउली,
अपवर्जन नियम से, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है हमारा वो है हुंड के नियम से, हुंड के नियम से, ठीक है, ठीक है। हुंड को जिसको बाहुल्यता या अधिकतम का नियम भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में थर्ड जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है हमारा ऑफ-बो रूल से, ऑफ-बो नियम से, ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है N+L नियम। क्या दे रखा है? N+L नियम दे रखा है। मतलब इसमें ऑप्शन में फोर्थ दे रखा था, अनिश्चितता का सिद्धांत दे रखा था, लेकिन उसको मैंने चेंज कर दिया, N+L नियम से यहाँ पे चेंज कर दिया। देखो पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है? पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए चारों क्वांटम संख्या क्या हो सकती है? एक समान नहीं हो सकती। मैक्सिमम कितनी? 3 हो सकती है, N, L और M हो सकती है। S है तो S के लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? हमेशा माइनस हाफ आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो हुंड का नियम क्या कहता है? हुंड का नियम यह कहता है, ठीक है, कि आप जब भी क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन की आप पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक जिनकी एनर्जी क्या है, जिन कक्षा की एनर्जी समान है, इक्वल है, उनके अंदर आपको क्या करना है? पहले इक्वल क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में अपन क्या कर सकते हैं? वहां से पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसका युग्मन चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसी के आधार पर बताना, ठीक है, कि इनमें से कौन सा नियम है जो यहाँ पे अप्लीकेबल है, जो लागू, ठीक है। ऑफ नियम क्या कहता है? ऑफ नियम कहता है कि आपको इलेक्ट्रॉन को जो भरना है वो सबसे पहले आप उसके अंदर भरो जिसकी एनर्जी क्या है? कम। अब जिसकी एनर्जी कम है उसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद में जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसके अंदर बाद में इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद जिसकी और ज़्यादा एनर्जी उसका मतलब उसको बाद में भरो। और एनर्जी का जो डिसाइड करते हैं अपन किसके आधार पे की जाती है? वो N+L नियम के आधार पे की जाती है, कि जिसका N+L का मान ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसका N+L का मान कम है उसकी एनर्जी क्या होगी? कम। लेकिन कभी कभार जब N+L का मान इक्वल आ जाए, समान आ जाए, तो ऐसे केस में अपन को क्या करना है? जिसका N का मान ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा, जिसका N का मान कम है उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो इस आधार पे आपको बताना है कि नाइट्रोजन में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसकी व्याख्या किसके आधार पे की जाती है, ठीक है, ये आपको बताना, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि 200 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 3 × 10³ सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तथा इसके लिए प्लांक नियतांक का मान h बराबर 6.6 × 10⁻27 अर्ग सेकंड है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी? क्वेश्चन ये है आपको कि आपको देखो कि मतलब बॉल है, एक गेंद, उस गेंद का जो मास आपको दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, वो दे रखा है 200 ग्राम। कितना दे रखा है? 200 ग्राम दे रखा है। उसका वेग है, स्पीड, वो स्पीड दे रखा है 3 × 10³ सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो h है, उस h की वैल्यू आपको दे रखी है 6.6 × 10⁻27 अर्ग सेकंड दे रखी है, ये h की वैल्यू दे रखी है। आपको यहाँ पे डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य आपको ज्ञात करना है, लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप देखो लैम्डा के बीच में रिलेशन क्या आता है, तो देखो लैम्डा बराबर होता है h/p, ये रिलेशन आता है, ठीक है, h/p, ठीक है। लैम्डा को अपन कहते हैं तरंग दैर्घ्य, h को अपन कहते हैं प्लांक नियतांक और p को कहा जाता है संवेग। क्या कहेंगे? संवेग कहते हैं, ठीक है। अब देखो संवेग फिजिक्स के अंदर क्या होता है? संवेग होता है मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग होता है, ठीक है। अब ये p की जगह आप पुट कर दो तो लैम्डा बराबर क्या गया? h/m × v। ये हमारे पास में डी ब्रोगली इक्वेशन आ गई, ये भी है और ये भी है। अब देखो h की वैल्यू पुट कर दो, देखो हमारे पास में यहाँ पे देखो ये भी ग्राम्स में दे रखा है, ये भी हमारे पास में सेंटीमीटर में दे रखा है, ये हमारे पास में अर्ग में दे रखा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम फिजिक्स के अंदर देखो एक तो CGS सिस्टम पढ़ते हैं, एक MKS सिस्टम पढ़ते हैं, एक FPS सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, और एक SI सिस्टम पढ़ते हैं। SI सिस्टम का मतलब MKS को ही कहा जाता है, SI सिस्टम, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे यदि CGS में दे रखा है सारे डाटा तो आप CGS में यूज़ कर सकते हो। आपको आंसर भी चेक करना है कि आपको आंसर CGS में पूछा गया या फिर MKS में पूछा गया, ठीक है। तो यदि आपको CGS में दे रखा है आपको CGS के सारे डाटा CGS में कर दो। यहाँ पे सेंटीमीटर तो यहाँ पे ग्राम्स यूज़ करना, ठीक है। अब यदि यहाँ पे मीटर दे रखा तो आप ग्राम पुट नहीं करना, ठीक है, आपको ग्राम को कन्वर्ट करना है किसमें? केजी में कन्वर्ट करना है। तो MKS का मतलब है मास, मतलब केजी, अपना मास किसमें? केजी के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो जो डिस्टेंस आती है, दूरी आती है, वो दूरी हमारे पास में किस में लेके चलते हैं? किलोमीटर के अंदर लेके चलते हैं। टाइम की बात की जाती है, टाइम किस में आता है? सेकंड के अंदर, ठीक है। CGS में क्या होता है? CGS के अंदर सेंटीमीटर,
दूरी को हम सेंटीमीटर के अंदर, लेंथ को, ठीक है। अपन मास की बात करते हैं, मास को किस में, ग्राम्स के अंदर, और टाइम को अपन किस में लेके चलते हैं, सेकंड के अंदर। टाइम चाहे एफपीएस की बात कर लो, सीजीएस की बात कर लो, एमकेएस की बात कर लो, हमेशा सेकंड में लेके चलना, ठीक है। बाकी एफपीएस के अंदर क्या होगा, फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। ये इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आपको डाटा देखना है कि आपको आंसर किस सिस्टम के अंदर पूछा गया। एमकेएस में पूछा गया तो आपको सारे डाटा एमकेएस में यूज करने, आपको सीजीएस में पूछा गया तो सारे डाटा आपको किस में यूज करने हैं, सीजीएस के अंदर। मतलब आपकी यूनिट है ना, जो यूनिट क्या होनी चाहिए, आपस में सेम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे मत कर देना कि यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह आपको मीटर, ठीक है, आप यहाँ आपको ग्राम को ग्राम में पुट कर दो, ऐसा नहीं करना। यदि ये मीटर में है तो इसको आप केजी में कन्वर्ट करो, ठीक है। और ये ग्राम के अपने आर्ग में इतना होता है, इसी को अपन एक याद रखा 6.626 इंटू 10 की पावर -34, ये आता है जूल सेकंड, ये याद रखना डाटा, ठीक है। ये एच की वैल्यू, ठीक है, ये है हमारे पास में जूल सेकंड में, और ये क्या है, अर्क सेकंड में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये डाटा आपको पुट करना है और लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का वह युग्म जो विकिरण संबंध नहीं दर्शाता, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप को नहीं दर्शाता, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कि लिथियम एंड सिलिकॉन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजन एंड सल्फर। थर्ड ऑप्शन है बोरॉन एंड सिलिकॉन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है कार्बन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। तो इन चारों में से आपको देखना है कि कौन डायगोनल रिलेशनशिप नहीं दर्शाता, विकिरण संबंध नहीं दर्शाता। विकिरण संबंध का मतलब आप क्या है, जैसे लिथियम, नीचे सोडियम, लिथियम के बाद में बेरिलियम, नीचे मैग्नीशियम, उसके बाद बोरॉन, नीचे जैसे एल्यूमिनियम। तो इसका मतलब लिथियम किसके साथ में, मैग्नीशियम के साथ में, बेरिलियम किसके साथ में, एल्यूमिनियम के साथ में। ऐसे आपको आगे की तरफ लेके चलना और उसमें से आपको देखना कि कौन डायगोनल रिलेशनशिप शो नहीं करता, ठीक है। उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ग के तत्वों की आवर्तिता का मुख्य कारण क्या है। आवर्तिता का मतलब है अपनी जो करेक्टर है, अपनी जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को बार बार रिपीट करना, ठीक है, वो क्या कहलाती है, उसकी आवर्तिता कहलाती है, ठीक है। तो इसका मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होना। दूसरा, परमाणु में समान आयनाइजेशन एनर्जी होना, आयनन ऊर्जा होना, ठीक है। थर्ड हमारे पास में कि परमाणु में संयोजी कोश में समरूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना, ठीक है। और जो फोर्थ है समान परमाणुवीय त्रिज्या, ठीक है। इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा, ठीक है। अब देखो ग्रुप के अंदर आप टॉप टू बॉटम जाओगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, कोषों की संख्या बढ़ती है, लेकिन फिर भी आप देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करते हैं तो उनका संयोजी कोष के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान रहता है। जैसे मैं बात करूँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का कितना है 1s1, लिथियम की बात करें तो 2s1, सोडियम की 3s1, पोटेशियम की 4s1, रुबिडियम के 5s1, सीजियम की कितने हैं 6s1, फ्रेंशियम की बात करो फ्रेंशियम की कितने हैं 7s1। तो आप देखो यहाँ पे कोषों की संख्या तो बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन इनका जो बाइतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो देखो सब में सेम है, यहाँ पे देखो, ठीक है। इसका मतलब इनकी वैलेंसी कितनी है, सब में एक जैसी है, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, किसी वर्ग में तत्वों की आवर्तिता का मुख्य कारण क्या है, वो मुख्य कारण परमाणु संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, एक जैसा होना, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में प्रथम आयनन विभव का सही क्रम है। आयनाइजेशन आपको पोटेंशियल का ऑर्डर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आईपी का ऑर्डर आपको बताना है, आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बताना है, ठीक है। ऑप्शन मैं नहीं दूंगा, आपको डाटा सेट करना, ठीक है। पहला कैल्शियम, दूसरा बेरियम, तीसरा सल्फर, चौथा सेलेनियम,
पांचवा ऑर्गन, इनको आपको सेट करना है ऑर्डर के अंदर। आईपी सबसे ज़्यादा किसका है, मतलब इंक्रीज टू डिक्रीज ऑर्डर में लेके ना, सबसे ज़्यादा किसका है उसको पहले रखना है, उसके बाद में इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलना है, घटते हुए क्रम में आपको इसको सेट करना है आईपी के अंदर। अब जब भी आप आईपी निकालोगे तो आपको उसका पहले साइज भी देखना है कि साइज छोटा है बड़ा है, ठीक है। साइज के साथ साथ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर हाफ फील्ड है या फिर फुल फील्ड है। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड होगा, इसका मतलब उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होगी। और जब स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसमें से अपन को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो उसके लिए अपन को क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब जब एनर्जी हम ज़्यादा दे रहे हैं तो ऐसे केस में आईपी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको फॉलो करना है कि आपको साइज़ देखना है, साइज़ के साथ साथ उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है, उसके बाद में इनको क्या करना है, ऑर्डर में आपको क्या करना है, सेट करना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आयन युग्म में सर्वाधिक सहसंयोजक गुण वाला बंध बनाएगा। मतलब क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा सहसंयोजक बंध किस में होगा, सहसंयोजक बंध कोवलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा किस में होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Na+ एंड Cl नेगेटिव के साथ में। सेकंड ऑप्शन है Mg+2 एंड Cl नेगेटिव के साथ में, Mg+2 Cl नेगेटिव। तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम+3 एंड Cl नेगेटिव के साथ में। फोर्थ ऑप्शन है Sn+4 एंड Cl नेगेटिव के साथ में। तो अब देखो, जब भी हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड की बात की, तो हमारे माइंड में आना चाहिए फजान रूल, ठीक है। फजान रूल का मतलब क्या कहता है, हमारे पास में यदि, ठीक है, फजान रूल का मतलब आयनिक करैक्टर है, आयनिक करैक्टर के साथ साथ अपन कोवलेंट करैक्टर दोनों की बात करते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब हमारे पास में छोटा तो क्या हो, कैटायन हो, और बड़ा हमारे पास में क्या हो, एनएन। तो ऐसे केस में कौन सा, कोवलेंट, ठीक है। और यदि बड़ा हमारे पास में कैटायन है, छोटा हमारे पास में एनएन है, ऐसे केस में हम किसकी बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। तो आप इसमें से आइडेंटिफाई कर लेना कौन सा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा असत्य कथन है, मतलब कौन सा गलत कथन है, वो आपको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे SF6 अणु है, उसकी मॉलिक्यूल्स की जो आकृति है, स्ट्रक्चर है, वो अष्टफलकीय है। तो आपको बताना है कि ये सही है या नहीं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कि CH4 एंड CCl4, इनकी जो शेप है, आकृति है, वो आकृति सेम है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सही है या नहीं, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है कि जल के अणु, ठीक है, मतलब H2 है, उस H2 की आकृति लीनियर है या फिर नहीं, हमें इसमें से चेक करना है। फोर्थ जो ऑप्शन है वो है PCl5, कि PCl5 की जो आकृति है, वो शेप है, वो डी नेचर टाइप के, मतलब विकृत टाइप के, ठीक है, किस टाइप की, डी नेचर टाइप की, विकृत टाइप के। तो इन चारों में से आपको देखना है कि कौन सा सही है, मतलब कौन सा गलत है, क्या करना है, कौन सा गलत है। मतलब एक गलत होगा, तीन यहाँ पे क्या होंगे, सत्य। तो आपको आइडेंटिफाई करना है सही कितने वो भी आपको देखना है, कि गलत कितने हैं वो भी आपको देखना है। फिर यहाँ पे गलत पूछा गया तो उसमें आपको क्या होगा, आपका आंसर हो जाए कि इनमें से चारों में से कौन सा गलत है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PCl5 का साम्यावस्था पर, PCl5 का साम्यावस्था पर इसके वियोजनों उत्पाद का वाष्प घनत्व है 90 पाया गया, तो इसकी वियोजन की मात्रा क्या होगी। मतलब क्वेश्चन है कि PCl5 ये कन्वर्ट हो रहा है PCl3 प्लस में Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया कि PCl5 साम्यावस्था पे इसके वियोजन किस में हो रहा है, PCl3 प्लस में Cl2 के अंदर टूट रहा है, ठीक है। इसका जो वाष्प घनत्व है, मतलब वेपर जो डेंसिटी है, वाष्प घनत्व है, वो वाष्प घनत्व यहाँ पे दे रखा है 90, कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसके साथ में यहाँ पे फॉस्फोरस के लिए परमाणु भार है, वो दिया गया है हमारे पास में 31, ठीक है। क्लोरीन के लिए परमाणु भार 35.5 है, ठीक है। तो आपको इसमें से आपको क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा गया कि वियोजन की मात्रा क्या होगी, वियोजन की मात्रा क्या होगी, अल्फा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम किसकी बात करेंगे, हम बात करते हैं अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर एक फॉर्मूला होता है dt माइनस d0, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी माइनस ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी n-1 इंटू d0, या तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करो, ठीक है। थ्योरेटिकल हमारे पास में क्या है, ऑब्जर्व तो हमको पता है यहाँ पे, ठीक है, ये 90 वाला, ठीक है। थ्योरेटिकल आप निकाल लो इससे, ठीक है,
ये हमारे पास में दे रखा है 31 और 35.5, ठीक है। हम बात किसकी करें, PCl5 के लिए, तो PCl5 के लिए कितना है, देखो PCl5 का मतलब फॉस्फोरस है, तो इसको आपको पुट करना है 31। एक क्लोरीन के लिए 35.5 है, हमारे पास क्लोरीन कितने हैं 5, ठीक है। इसका मतलब उसको मल्टीप्लाई कितना करो, 35.5 × 5 प्लस में 31 कर देना, ये हमारे पास में आ गया, ठीक है वैल्यू। अब देखो थ्योरेटिकल ये आ गया, ठीक है, हमने निकाला। ऑब्जर्व कितना है, ऑब्जर्व है हमारे पास में 90। तो या तो देखो हमने जो यहाँ पे निकाला ना, ये निकाला है हमने मोलिकुलर वेट, क्या निकाला है, मोलिकुलर वेट निकाला है, आणविक भार निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व है, ठीक है। हमने यहाँ पे निकाला है आणविक द्रव्यमान मोलर मास, हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो इसका मतलब हम दोनों को क्या करना है, दोनों को एक ही टर्म में लेके आना, ठीक है। अब एक ही टर्म में लाने का मतलब है कि वेपर डेंसिटी को या तो आप मोलिकुलर मास में चेंज कर लो, या फिर जो मोलिकुलर वेट है या मास है उसको आप कन्वर्ट कर लो किसमें, वेपर डेंसिटी के अंदर। तो इसका करने का तरीका क्या है कि हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है कि अणुभार बराबर मोलर मास बराबर 2 × वेपर डेंसिटी, 2 गुणा वाष्प घनत्व, ठीक है। अब देखो वेपर डेंसिटी यहाँ पे कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, तो 90 × 2 कितना हो गया, 180। ये 180 हमारे पास में क्या गया, अणुभार गया। अब हमने अणुभार निकाला तो इसके लिए फॉर्मूला यूज कर लो, अल्फा बराबर m थ्योरेटिकल माइनस m O0 बटे n - 1 × m0, ठीक है। ये आपको वैल्यू लिखना है, थ्योरेटिकल की वैल्यू रखना है, ऑब्जर्व की वैल्यू रखना है। n की वैल्यू आप कितना रखोगे, देखो 1 है, कितने में टूट गया, 2 के अंदर, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना रखोगे, 2/1, मतलब यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। 1 है वो टूट गया 2 में, तो n कितना गया, 2/1, कितना हो गया 2, तो n की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 - 1 m थ्योरेटिकल की वैल्यू आपको रखना है, या फिर आपको क्या करना है कि जो हमारा वेपर डेंसिटी वाला यदि आप यूज करें तो वो यूज कर सकते हो। हमारे पास में जो मोलिकुलर वेट है, इस मोलिकुलर वेट को भी आप किस में चेंज कर लो, वेपर डेंसिटी के अंदर। कैसे, आप इन सबको जोड़ लो, हमारे पास में मोलिकुलर वेट आएगा, उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, वो भी कन्वर्ट किस में हो जाता है, वेपर डेंसिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर वेपर डेंसिटी में आप ये यूज कर सकते हो और मोलिकुलर वेट में आप ये यूज कर सकते हो। उसके आधार पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 320 केल्विन पर N2O5 के प्रथम कोटि के अपघटन के लिए वेग स्थिरांक का मान 3 × 10⁻² मिनट इनवर्स है, ठीक है। तो अभिक्रिया का अर्धायु काल क्या होगा, अभिक्रिया का अर्धायु काल क्या होगा। अब आपको पता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हम T½ बराबर क्या निकालते हैं, 0.693 बट्टे के, यही तो लेके के चलते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। आपको K की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ठीक है, आपको K की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻² दे रखी है, ये आपको दे रखी है। आपको T½ की वैल्यू निकालना है, तो ये K की वैल्यू आपको पुट करना है, T½ की आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये हम बात किसकी करें, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक HCl तथा 1 ग्राम तुल्यांक NaOH द्वारा उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। ये भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया का मान आता है, ठीक है, तो पहले तो देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है, देखो न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। उदासीनीकरण का मतलब क्या है, जैसे अपन बात करते हैं एसिड की, ठीक है, एसिड हम बात करते हैं साथ में बेस की, यदि इन्हें दोनों को मिला दिया जाए तो ये मिलाने के बाद में बनेगा सोल्ट, प्लस में H2 यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल गया। तो जो सोल्ट का फॉर्मेशन है उसी को अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं बात करूँ HCl प्लस में NaOH, ये बना के लिया, NaCl बना लिया, तो NaCl क्या कहलाता है, सोल्ट कहलाता है, प्लस में H2, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस भी हो, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में वीक बेस भी हो, या फिर वीक एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस भी हो, या फिर वीक एसिड प्लस में वीक बेस भी हो, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए उदासीनीकरण हमेशा अभिक्रिया का मान होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया का जो मान होगा वो हमेशा होता है 57.32, कितना होगा, 57.32 होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमेशा याद रखना 57.32 होगा। अब यदि इसका मतलब एक वीक होगा, कोई भी एक वीक है, इसका मतलब उदासीनीकरण ऊष्मा का मान क्या होगा, कम, ठीक है। यदि दोनों वीक आ गए इसका मतलब उसका मान और ज्यादा कम हो गया, तो ये हमेशा याद रखना। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि HCl और NaOH के लिए आपको पता है HCl और NaOH ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है,
NaOH भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से इसका मतलब यहाँ पे कितना का 57.3 किलो जूल आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हाँ कितना क्या 57.32 किलो जूल है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण सोल को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, स्वर्ण सोल मतलब गोल्ड, अपन गोल्ड सोल की बात करें तो याद रखना गोल्ड सोल प्राप्त किसके द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है इसमें ऑक्सीकरण के द्वारा। ठीक है, ऑक्सीकरण के द्वारा। दूसरा है हमारे पास में अपचयन के द्वारा। ठीक है, थर्ड है हमारे पास में विद्युत प्रक्षेपण के द्वारा, प्रक्षेपण के द्वारा। फोर्थ है हमारे पास में पैप्टिकरण के द्वारा। क्या, पैप्टिकरण के द्वारा। और ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से आपको बताया। ठीक है, मेरे को प्राप्त करना है गोल्ड सोल। क्या करना है, गोल्ड सोल को प्राप्त करना है। ठीक है, मैंने आपको कहा था पेप्टिकरण की जब बात की थी। ठीक है, मैंने क्या करना, आपको जैसे एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या लिया, जो भी अवक्षेप है प्रेसिपिटेट है वो ले लिया। अब उसी प्रेसिपिटेट के अंदर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट डालना है। अब इलेक्ट्रोलाइट इस टाइप का डालना जो क्या होना चाहिए, दोनों के अंदर कॉमन होना चाहिए, अवक्षेप के अंदर और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कॉमन आयन है वो अवक्षेप के ऊपर जाके उसकी सतह पे अधिशोषित हो जाएगा। उसकी सतह पे अधिशोषित होने के बाद में क्या कर देगा, उसको तोड़ देगा। ठीक है, तोड़ने का मतलब वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कोलाइडिक कण में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो पैप्टिकरण तो वो है कि जहां पे अपन क्या करते हैं, किसी भी जो सोल है उस सोल को अपन क्या कर सकते हैं, कोलाइडिक कण में प्राप्त कर सकते हैं, वो तो कहलाता है पैप्टिकरण। ठीक है, देखो विद्युत प्रक्षेपण का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया, ऐसे यू आकार की टेस्ट ट्यूब ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हमने, इस पे जैसे एनोड है, यहाँ पे जैसे कैथोड है, मैंने दो इलेक्ट्रोलाइट बना दी। ठीक है, एनोड पे आपको पता है प्लस होगा, कैथोड पे आपको पता है नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो कोलाइडी कण है, कोलाइडी सोल है, ये कोलाइडी सोल आपको लेना है। ठीक है, अब यदि कोलाइडी सोल आपके पास में या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, देखो कोई भी हो सकता है, कोलाइडी सोल पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज है। अब यदि आपने यहाँ पे डाल दिया, यदि आपने नेगेटिव वाला डाला तो नेगेटिव वाला कहाँ पे, इस एनोड के ऊपर आके क्या हो जाता है, उसके एनोड पे आके क्या होगा, जम जाएगा। अब जम जाएगा इसका मतलब ये प्लस में ये माइनस में दोनों का चार्ज यहाँ पे क्या होगा, खत्म। ठीक है, यदि हमने डाला है पॉजिटिव वाला डाला है तो पॉजिटिव वाला कहाँ पे, कैथोड के इस नेगेटिव पे आके क्या हो जाता है, जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास में क्या होता है, सोल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, गोल्ड सोल प्राप्त करना है, मतलब गोल्ड के जो पार्टिकल्स है उसी को अपन किस में लेके चलना है, सोल के अंदर लेके चलते हैं। ठीक है, अब सोल के अंदर लेके चलने का मतलब वो मेथड कौन से कहलाते हैं, विद्युत प्रक्षेपण कहलाते। क्या कहलाएगी, विद्युत प्रक्षेपण कहलाते। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रम जिसमें एस्क को वायु की उपस्थिति में उससे गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है कहलाता है। ठीक है, आपको याद रखा, दो डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूं। तो कैल्सिनेशन होता है, कैल्सिनेशन को अपन कहते हैं निस्तापन। ठीक है, एक होता है रोस्टिंग, रोस्टिंग का मतलब उसको कहा जाता है बर्जन। ठीक है, कैल्सिनेशन का मतलब है उसको अपन हीट किया जाता है वायु की एब्सेंस के अंदर, एयर के या ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसको हीट करते हुए कहलाता है कैल्सिनेशन। ठीक है, और यदि O2 की प्रेजेंस के अंदर, एयर के प्रेजेंस के अंदर हम यदि उसको हीट करे तो वो कहलाता है रोस्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि वह प्रक्रम जिसमें एस्को को वायु की उपस्थिति में गर्म करना वो क्या कहलाता है, रोस्टिंग कहलाता है, भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको मैंने बताया था पहले भी, सोडियम धातु का द्रव्य अमोनियम में विलयन का नीला रंग आता है, वो किसकी वजह से है, तो वो आपको पता है अमोनियनाइटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है कि निम्न में से कौन सा प्रबल अनुचुंबकीय है। ठीक है, ये हमने लास्ट 2015 के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। अब अनुचुंबकीय का मतलब उसके पास में क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनपेयर्ड का मतलब उसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका मतलब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आपको जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन दे दो, क्रोमियम +3, दूसरा है हमारे पास में कॉपर +2, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में क्रोमियम प्लस, फोर्थ जो ऑप्शन है वो है कॉपर प्लस। ठीक है, अब आपको इनमें से क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखना, उसके बाद में जो चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद में आपको चेक करना है कि सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा, इसका मतलब वो किस टाइप का है, वो अनुचुंबकीय टाइप का। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कर लेना इसमें से। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन की चारों संयोजकता इसके कोणों पर निर्देशित करते हैं। आपको पता है कार्बन टेट्राक्लोराइड संकरण कौन सा है, sp3। अब sp3 की स्ट्रक्चर कौन सी है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो यही आपको बताना। ठीक है,
उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए 3 परमाणु समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं, तब केंद्रीय परमाणु में संकरण क्या होगा। आपको पता है कि एक एटम है, जैसे कार्बन है, इसके साथ में 3 जुड़े हुए, एक जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, तो कौन सा होगा sp2, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न मुक्त मूलकों का स्थायित्व का ऑर्डर बताना है, ठीक है। आपको स्थायित्व स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं आपको देखो इसमें आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। हिंट का मतलब आपको हमेशा ये याद रखा, जब भी फ्री रेडिकल्स की बात की जाती है, मुक्त मूलक की बात करेंगे, तो उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है हमेशा पहले 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री से कम कौन होगा 2 डिग्री, उससे कम कौन होगा 1 डिग्री। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है फ्री रेडिकल के अंदर। और हम यही बात करें कार्बोकैटायन के अंदर, तो कार्बोकैटायन के अंदर ऑर्डर आता है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम कौन होगा 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम कौन होगा 1 डिग्री, ठीक है। और यदि हम कार्ब एनायन की बात करें, ठीक है, कार्ब एनायन के अंदर 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम कौन होगा 3 डिग्री। ये ऑर्डर है। अब आप कैसे भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा अस्फोटक रोधी पदार्थ है, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था एंटी नॉकिंग की बात करा, तो एंटी नॉकिंग के अंदर मैंने लास्ट क्लास के अंदर कहा था हमारे पास में किसकी बात करते हैं, टेट्राएथिल लेड की बात की जाती है, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या है, पहला TEL, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, लेड टेट्राक्लोराइड। तीसरा कौन सा है, लेड एसीटेट। फोर्थ है एथिल एसीटेट। तो हमारे पास में एंटी नॉकिंग के रूप में कौन आता है, टेट्राएथिल लेड आता है, TEL, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस यौगिक की सहायता से गिरनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल देगा, ठीक है। मैं आपको रिएक्शन लिख देता हूँ, उस रिएक्शन के बाद में आपको पहचाना, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ए क्या होगा, ठीक है। ये जब अभिक्रिया कर रहा है RMgX के साथ में, ग्रिगोरियान रिएजेंट के साथ में कर रहा है, और ये बना रहा है 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बना रहा है, 1 डिग्री एल्कोहल बना रहा है। तो क्वेश्चन है आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए यहाँ पे क्या हो सकता है, पहला फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है, सेकंड ऑप्शन है कि ये एसिटाल्डिहाइड हो सकता है, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन है कि ये हो सकता है एसीटोन हो, ठीक है, एसीटोन हो सकता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कि इनमें से कोई नन ऑफ दिस होगा। क्या होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल, उसके बाद में एसिटाल्डिहाइड से 2 डिग्री एल्कोहल, एसीटोन से अपन 3 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण 100 वायुमंडलीय दाब और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कॉपर के अंदर प्रवाहित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि मीथेन है, उस मीथेन को हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ में क्या कर रहे हैं, प्रवाहित करें। 100 डिग्री तो सेंटीग्रेड तो तापमान है, ठीक है, और 100 क्या है, ATM यहाँ पे प्रेशर है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मैथेनॉल। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में मैथेनॉल, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हो गया हमारे पास में ईथर, सेकंड ऑप्शन है ईथर, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है वो है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन है एसीटोन। कौन है, एसीटोन। इनमें से आपको पहचाना है कि इनमें से क्या हो सकता है, ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेट्राएथिलेट प्राप्त किया जाता है। कैसे अपन टेट्राएथिलेट को प्राप्त करते हैं, देखो दोनों क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, ठीक है। TEL कैसे प्राप्त करते हैं, तो TL प्राप्त करने का तरीका है C2H5Cl, एथिल क्लोराइड, ठीक है। इस एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम सोडियम लेड के साथ में करवा दें, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, C2H5 का होल फॉर Pb, ठीक है। इसको अपन कहते हैं टेट्राएथिलेट। तो किसके द्वारा, एथिल क्लोराइड प्लस की अभिक्रिया सोडियम लेड के साथ में कराने पे क्या बनता है, टेट्राएथिलेट, TEL का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथाइल अल्कोहल का क्वथनांक डाई एथाइल ईथर की तुलना में अधिक होता है, कारण क्या है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का मतलब C2H5OH, ठीक है। दूसरा है हमारे पास में डाई इथाइल ईथर C2H5O, ठीक है। ये हमारे पास में इनमें कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि इथाइल अल्कोहल का क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट है
ये इथाइल एल्कोहल का ज़्यादा होता है, किससे? ईथर से, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे H बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब हाइड्रोजन किसी अधिक विद्युत ऋण तत्व के साथ में जुड़ा होता है, तो वहाँ पे बॉन्ड कौन सा बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ईथर है ना, ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होगा। जबकि एल्कोहल होता है, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमने आज वो पेपर सोल्व किया था, वो 2015 का पेपर सोल्व किया था। मैंने स्पीडली सोल्व करवाया क्योंकि हमारे पास में टाइम भी क्या है? कम है, क्योंकि 29 सितंबर को आपका जो एग्जाम है, इसलिए मैंने आपको स्पीड से करवाया, ठीक है। डिटेल से हमने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो हमने एक एक जो रिएक्शन है उनको अपन को मैकेनिज्म के थ्रू से अच्छे से सारे की सारी हमने डिटेल से समझा, ठीक है। और बाकी भी जो चैप्टर हैं उनको भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लास के अंदर आपको समझाया गया, ठीक है। तो आप ना अब क्या करना है आपको, जो भी आपके पास 1-2 दिन जो टाइम बचा है, आप 1-2 दिन टाइम के अंदर आपका जो भी थोड़ा सा जो रिवाइजन वगैरह है, जो भी है, आप जो जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको एक बार आप ये थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद में आपको फिर से मैं आपको दूँ, आपको कॉन्फिडेंस के साथ में आपको क्या करना है? एग्जाम देना, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको कहता हूँ कि जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। यदि कहीं पर भी आपको एक बार आप जब भी पढ़ लेते हो तो आपको ऐसा लग जाएगा ये क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अटैम्प्ट कर सकते हो तो आप कर सकते हो। यदि आपको नहीं आ रहा तो आपको 10 सेकंड में पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना, उसको एक बार छोड़ देना, ठीक है। फिर से मैं आपको कहूँगा, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। एक्यूरेसी मेंटेन का मतलब आप जितने भी क्वेश्चन करो तो आपको जो आते हैं 100% आप श्योर हो, उन्हीं क्वेश्चन को आप पहले क्या करो? अटेम्प्ट करो। उसके बाद में जो भी आपको डाउट्स वगैरह लगता है तो उसका आप क्या कर सकते हो? टाइम दे सकते हो, ठीक है। बाकी आपको जो डिफिकल्टी लगता है उन पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है।